अच्छा बेटा, चैप्टर 11 है और ये है रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स। देखो इसका ये लास्ट चैप्टर, मतलब शुरू करने का मकसद यही था कि जो हाफ एंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनका ये आखिरी चैप्टर है, क्योंकि उनको दो चैप्टर मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा दिए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पहले पढ़ लेते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई हाफ एंट्री का स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो वो भले अटेंड करता रहे, मगर वैसे उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स, बेटा जो काइनेटिक है वो सबको पता है कि काइनेटिक जो है वो ग्रीक वर्ड है। बेटा काइनेटिक जो है ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है मोशन या टू मूव। देखो इसका मतलब क्या है, मोशन है, तो इसका मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी होगी, सॉरी काइनेटिक जो केमिकल काइनेटिक्स होगी वो डील करती है किसको, रेट ऑफ द रिएक्शन को, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को। क्योंकि जो चीज मूव करेगी लाजी बात है उसकी स्पीड होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, उसका रेट होगा। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन भी पढ़ते हैं। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर्स जो रेट को इफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ऐसी गुड कंडीशंस, ऐसी बेहतर कंडीशंस जिसके जरिए हम ज्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकें। मतलब उसके लिए हम कौन सा हम कैटलिस्ट यूज करें, कितना हम टेम्परेचर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम यील्ड हासिल करें प्रोडक्ट की। तो ये भी केमिकल काइनेटिक्स में आता है। ठीक है बेटा, देखो केमिकल काइनेटिक्स केमिकल जो काइनेटिक्स है इस ब्रांच है केमिस्ट्री की, या हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री की ब्रांचेस में फिजिकल केमिस्ट्री में आता है ये। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विथ अच्छा विच डील्स विथ नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा जो डील करती है किसको, रेट ऑफ द रिएक्शन को डील करती है। नंबर 2 फैक्टर्स को भी डील करती है, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा उन फैक्टर्स को भी डील करती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर है, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। जैसे कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। जैसे सरफेस एरिया रिएक्टेंट का होता है, सॉलिड अगर रिएक्टेंट है तो उसका सरफेस एरिया भी रोल प्ले करता है। कैटलिस्ट जो होता है वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह रेडिएशंस जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती हैं। ऐसे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की जो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ सच रिएक्शन। मतलब इनका रेट तो हम मेजर नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। बेटा इन रिएक्शन का रेट को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, इतने फास्ट होते हैं ये। मतलब ये जो फास्ट रिएक्शंस हैं इनके रेट को हम मेजर नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर। देखो
अच्छा अच्छा, चलो दोबारा बेटा रिपीट कर लेता हूं मैं। देखो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है केमिकल काइनेटिक्स का या काइनेटिक्स रिएक्शन का। तो देखो काइनेटिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन। तो काइनेटिक जो केमिकल काइनेटिक्स है डील्स विथ रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, और फैक्टर्स पढ़ते हैं व्हिच इफेक्ट रेट। वो फैक्टर्स पढ़ते हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं, जिनमें टेम्परेचर आ जाता है, जिनमें कंसंट्रेशन आ जाती है, जिनमें कैटलिस्ट आ जाता है, जिनमें नेचर ऑफ द रिएक्टेंट भी आ जाता है, और जिनमें रेडिएशंस भी आ जाते हैं जो रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं। ये फैक्टर्स भी हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, इसके अलावा मैकेनिज्म भी पढ़ना है रिएक्शन का। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी हमने स्टडी करना है इसके अंदर, कि भाई जो रिएक्शन है वो सीरीज ऑफ द स्टेप्स में होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सीरीज ऑफ द स्टेप्स में होते हैं, सिंगल स्टेप में नहीं होते, सीरीज ऑफ द स्टेप्स में होते हैं। उनमें कुछ स्लो स्टेप होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। तो जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइन स्टेप कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो स्टेप से निकाला जाता है। बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी यहीं से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी चीज काउंट होगी। फिर ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, मतलब कौन सा टेम्परेचर दें, कितना टेम्परेचर दें, कौन सा कैटलिस्ट यूज करें, कौन सी कंडीशंस हम यूज करें। देखो रिएक्शन के अंदर कंडीशंस लिखी होती है, तो वो कंडीशन अप्लाई करें ताकि मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट हासिल हो। ठीक है, तो अब आते हैं पहले कि कौन से रेट हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो बेटा टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, अब उनमें एक होता है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, और जो फास्ट रिएक्शन हैं ये बहुत कम टाइम लगाते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, फास्ट होते हैं और माइक्रो सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाते हैं। माइक्रो सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए इनका रेट एक्सपेरिमेंटली मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इनका रेट एक्सपेरिमेंटली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। It is difficult to determine experimentally rate of such reaction. बेटा इस टाइप के रिएक्शन का रेट मालूम करना बहुत डिफिकल्ट है। These are called instantaneous reactions. लम्हे में हो जाते हैं ये। बेटा इनको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, मतलब एक ही लम्हे के अंदर हो जाते हैं ये, माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाते हैं ये। तो इस टाइप के रिएक्शन का रेट मालूम करना लेबोरेटरी में पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इन रिएक्शन का रेट मालूम नहीं हो सकता। अच्छा एग्जांपल, AgNO3, इसके अंदर आयंस हैं, प्लस NaCl। ठीक है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड। इसका भी एक सॉल्यूशन है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgCl बन जाता है सॉलिड में। व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है, व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाता है इसके अंदर। जो टेस्ट ट्यूब होगा उसके अंदर व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाएगा। और प्लस में NaNO3, ये बनेगा एक सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका रिएक्शन का रेट भी मालूम नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, अच्छा इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
ये भी फास्ट होते हैं। अब देखो एसिड, बेटा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया साल्ट, सोडियम क्लोराइड, और बनेगा वाटर, तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये भी फास्ट होता है, ये भी माइक्रो सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है, कंबस्शन किसकी, फ्यूल की या हाइड्रोकार्बन्स की? बेटा ये भी फास्ट रिएक्शंस हैं, इनका रेट भी एक्सपेरिमेंटली महीनों में नहीं कर सकते। अब अच्छा, तो दूसरे होते हैं स्लो रिएक्शंस। बेटा स्लो रिएक्शन, those reactions which take very long time for completion, इनको बहुत टाइम लगता है बेटा कंप्लीट होने में, ज्यादा टाइम लगता है इनको कंप्लीट होने में, कई साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में, या बहुत अरसा लग जाता है इनको कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इनका रेट भी एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं हो सकता। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन velocity of saturation, इस रिएक्शन की वेलोसिटी मालूम करना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, अब एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग ज्यादा टाइम लगाती है, लॉन्ग टाइम लगाती है कंप्लीट होने में, तो मालूम नहीं कर सकते इसका जो रेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फर्मेंटेशन, अब शुगर, फर्मेंटेशन जो शुगर की होती है, ठीक है, वो भी इसमें भी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और या फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, जो डायमंड बनता है फ्रॉम कोल, कोल से जो डायमंड बनता है वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज्यादा टाइम लगता है। या जो एसिडिक गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो जो बिल्डिंग्स में जो स्टोन लगे होते हैं उनको इफेक्ट करती हैं। एटमॉस्फेयर इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर इफेक्ट होता है किसका, जो एसिडिक गैसेस होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो वो भी इफेक्ट करते हैं किसको, स्टोन्स को, जो बिल्डिंग्स में स्टोन्स लगे होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, उनको खराब कर देते हैं। तो वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इन तरह के रिएक्शंस का रेट मालूम करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, उसके बाद है मॉडरेट रिएक्शंस। तो दीज रिएक्शंस
कंप्लीट इन 2 or 3 hours। 2-3 घंटे लगते हैं इनको कंप्लीट होने में, शॉर्ट टाइम लगता है, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको कंप्लीट में, 2 या 3 घंटे लगते हैं इनको कंप्लीट होने में। और इनका रेट मालूम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, रेट ऑफ सैचुरेशन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बेटा एक्सपेरिमेंटली इस तरह के रिएक्शंस का रेट मालूम कर सकते हैं आप लोग लेबोरेटरी के अंदर। तो इसका मतलब है लेबोरेटरी में जब हम रिसर्च करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, वो मॉडरेट रिएक्शन की पढ़ते हैं। अच्छा, उनमें एक कहता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम के अंदर। तो बेटा ईस्टर है ये CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ईस्टर है ये। और जब इसके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो बनता है एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, दूसरा बनता है अल्कोहल। इसके रेट को आप मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। या हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज, जिसको कहा जाता है इनवरीन ऑफ सक्रोज। इसके रेट को आप लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं। C12H22O11 और प्लस वाटर, ये बेटा सक्रोज है। और जब इसकी इनवरीन होती है तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। C6H12O6 फ्रक्टोज। इसके रेट को मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने और रिएक्शंस हैं बेटा, और जो जितने भी टाइप के रिएक्शंस हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं, उनकी स्पीड को निकाल सकते हैं। जिस तरह सपोज करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 को जब डिकम्पोज करते हैं उसके रेट को भी आप मेजर कर सकते हैं। NO2 बन जाता है प्लस O2 बन जाता है। या ये है ठीक है NO प्लस O2 NO2 इसके भी रेट को आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स बेटा, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स, रिएक्शन बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये मॉडरेट होते हैं। तो रिएक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, ये क्या होता है बेटा, मॉडरेट होते हैं, मतलब इनमें मॉडरेशन आ जाती है। ठीक है, इनमें कुछ में भी स्लो भी हों, ठीक है, मगर इनमें मॉडरेट रिएक्शंस आ जाते हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, या डाइजेशन ऑफ फूड,
फूड की जो डाइजेशन है इज मॉडरेट, ये भी मॉडरेट के अंदर तस्वीर की जाती है, क्योंकि कुकिंग जो फूड है उसमें भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, या डाइजेशन ऑफ फूड है ये भी मॉडरेट में आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा मॉडरेट रिएक्शन, जिनकी हम वेलोसिटी मेजर कर सके, जिनका रेट मेजर कर सके। ठीक है, अब आते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो अब इसका मतलब है हम जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वो इस तरह के कंपाउंड्स की पढ़ेंगे जिनका रेट हम एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। स्लो रिएक्शन की स्टडी नहीं करेंगे, बहुत जो स्लो स्टेप है। फास्ट रिएक्शन की स्टडी नहीं कर पाएंगे हम, मतलब उनका रेट मेजर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, स्लो और फास्ट का नहीं मेजर कर सकते हैं, सिर्फ मॉडरेट का मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर रेट। तो आप बातें बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। देखो डेफिनेशन बाद में लिखता हूं, इधर देखो ये ए है, देखो कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, ये ए रिएक्टेंट है जो बेटा कन्वर्ट बी के अंदर होगा। तो जैसे टाइम गुजरेगा तो ए का अमाउंट, ए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और जो बी की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगी, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम उनका ग्राफ बना दें तो इस तरह का ग्राफ बन जाता है इनका। बेटा ये टाइम है सेकंड्स के अंदर और ये है मोलर कंसंट्रेशन। किसके अंदर, मोल पर डीएम क्यूब के अंदर। देखो ये मोलर जब टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी। बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी, जिससे टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तेजी से कम होगी ऐसे। तो देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तेजी से कम हो रही है, डिक्रीज हुई है। तो रिएक्टेंट की देखो बेटा ये रिएक्टेंट है, ये ए की कंसंट्रेशन है जो तेजी से कम हुई है, फास्टली डिक्रीज हुई है, और जो प्रोडक्ट होगा 0 टाइम पे 0 होगा, प्रोडक्ट होगा नहीं, और वो तेजी से इंक्रीज होगा। देखो तो ये बेटा बी की कंसंट्रेशन है जो तेजी से बढ़ी है, तो इनके देखो इनकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग हुई है, रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, बेटा कंसंट्रेशन के अंदर चेंजिंग टाइम के हिसाब से इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो यह रेट ऑफ रिएक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, increase in concentration of product or decrease in concentration decrease in concentration of reactant divided by time taken for the change। बेटा देखो
इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम। तो इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होता है। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका? बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम इनपुट, देखो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम इनपुट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऊपर है टाइम नीचे है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम इनपुट। पर सेकंड फॉर गैसेस, pressure is used instead of concentration. बेटा प्रेशर को यूज करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा? चेंज इन द प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बेटा चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज टाइम, इसका मतलब है इसका हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? अगर गैसेस हैं तो उसका यूज एटमॉस्फेयर पर सेकंड हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये ग्राफ बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो बेटा ये ग्राफ बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। शुरू में बहुत फास्ट है, बाद में स्लो हो जाता है। बेटा देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, थ्रू आउट एक जैसा नहीं है, उसमें देखो चेंजेस आ रही हैं। शुरू में फास्ट है, ठीक है, जो स्लो बनाए, देखो बेटा जो स्लो बनाए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, शुरू में क्या होता है? स्टीप्स का मतलब है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्टीप का मतलब है फास्ट या तेज होता है, मगर बाद में उतना तेज नहीं रहता, ठीक है, उतना फास्ट नहीं रहता, बाद में स्लो हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। याद करो रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा नहीं है, इट चेंज विथ टाइम। ये टाइम के हिसाब से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इन द बिगिनिंग slope of reactant or product जो स्लोप बनाए किसके लिए? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए। स्लोप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, देखो रिएक्टेंट का रेट कम हो रहा है और प्रोडक्ट का रेट बेटा बढ़ रहा है। क्या होगा? फास्ट होगा, तेज होगा। बेटा शुरुआत में तेज है, फास्ट है, स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है फास्ट होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तेजी से कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तेजी से बढ़ती है, और बाद में इतना इजाफा नहीं होता, उतनी इसमें चेंजिंग नहीं होती है जितनी शुरुआत में हुई है, जितनी स्टार्टिंग में हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के मालिक्यूल ज्यादा होते हैं, उनकी कोलियन भी ज्यादा होती है और इफेक्टिव कोलियन ज्यादा होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है। और बाद में रिएक्टेंट के मालिक्यूल कम हो जाते हैं, इफेक्टिव कोलियन भी कम हो जाती है, तो बाद में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? स्लो होता है। एट द एंड
रेट स्लो, रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है एंड में, उतना फास्ट नहीं रहता जितना शुरुआत में था फास्ट। तो इसका मतलब है शुरुआत में रेट ऑफ वेरिएशन फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। रेट ऑफ वेरिएशन डिक्रीज विथ टाइम। बेटा रेट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है टाइम के हिसाब से। रेट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो डिक्रीज होता है टाइम के हिसाब से, डिक्रीज होगा, उसमें कमी आएगी रेट ऑफ वेरिएशन में। अच्छा अब आते हैं एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेरिएशन। बेटा एक है एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन, बेटा एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेरिएशन। देखो एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेरिएशन, अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखो थोड़ा बेटा ग्राफ के जरिए हमें समझना पड़ेगा। देखो ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो हमें पता है कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। अगर ए की कंसंट्रेशन को हम लिखना चाहें तो बेटा ग्राफ इस तरह हो जाएगा। ये टाइम है, जिसको हम सेकंड्स में ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, किसमें है बेटा, मोल पर डीएम क्यूब में है। अगर हम रिएक्टेंट का ग्राफ बनाएंगे तो बेटा ग्राफ इस तरह का बनेगा। ऐसे बनेगा। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल लाइन इसको टच करेगी जाकर। बेटा देखो लाइन जो थी इसको टच करेगी जाकर, ये लाइन बिल्कुल इसको टच करेगी इसको। इसका मतलब है रिएक्टेंट इंटायरली कंज्यूम हो गया। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि बेटा रिएक्शन के अंदर लिमिटेशंस हैं, रिवर्सिबल भी है इरिवर्सिबल भी है। तो अगर इस तरह का ग्राफ हो, मतलब जो लाइन बिल्कुल इसको टच करे जाकर, तो समझ जाओ रिएक्शन इरिवर्सिबल है और रिएक्टेंट पूरे का पूरा कंज्यूम हो गया। ठीक है, अगर इस तरह का ग्राफ हो, ग्राफ इस तरह का हो, लाइन को टच ना करे, थोड़ा ऊपर हो, इसका मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुआ, रिएक्टेंट जो है इंटायरली कंज्यूम नहीं हुआ है, पूरे के पूरा प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुआ है, अभी भी रिएक्टेंट कुछ अमाउंट बाकी है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी, इसलिए इनके अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अमाउंट इनका कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा ये ग्राफ इस तरह का शो कर रहा है। तो अब देखो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। बेटा ये ग्राफ बता रहा है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है टाइम के हिसाब से कम हो रही है। ठीक है, अब देखो टाइम ये है, सपोज करते हैं ये है 20 सेकंड, ये है 40 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड, 100 सेकंड, 120 और 140 सेकंड। सपोज करते हैं सेकंड्स में मैं दे रहा हूं वैल्यूज। और जो मोलर कंसंट्रेशन है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन सपोज करते हैं, ये मतलब वैल्यूज हाइपोथेटिकल हैं, ये 20 है, ये वैल्यू 40 है,
ये 60, ये 80, भले आप पॉइंट लगा दो आगे, आप ऐसा करते हैं इसको, यूनिट में अलग से लिख देता हूं इसका, मोल पर डीएम करने। और जो कंसंट्रेशन सपोज करते हैं यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, इधर 0.6 है, इधर 0.8 है, इधर 1.0 है, यहाँ पे 1.2 है, और इधर जो कंसंट्रेशन है 1.4 है, इधर है 1.6। तो इसका मतलब है जब टाइम 0 था तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 1.6 मोल पर डीएम गुण थी, और जैसे टाइम गुजरता गया रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो तेजी से कम हुई। ठीक है, अच्छा अब हम रेट निकालना चाहते हैं दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान। बेटा रेट निकालना चाहते हैं दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान। हम चाहते हैं कि भाई 20 और 40 सेकंड के दरमियान रेट कितना होगा। दो स्पेसिफिक टाइम है जिनके दरमियान हम रेट निकालना चाहते हैं, तो हमें इस तरह करना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, ये देखो, ये 20 है, ये लाइन इसको टच कर रही है, और ये 40 है, लाइन इसको टच कर रही है। इसका मतलब है 40 जब टाइम 20 था तो कंसंट्रेशन तकरीबन ये होगी, यहां तक बेटा ये वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी अंदाजन? 1.3 होगी। बेटा ये 1.2 और 1.4 के दरमियान कौन सी डिजिट होगी? 1.3 होगी, और टाइम 20 है तो अच्छा टाइम 40 है तो कंसंट्रेशन कितनी है इनके दरमियान है, और ये 0.7। तो देखो अगर आप रेट निकालना चाहते हैं तो बेटा रेट होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, सी समराद है कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और डेल्टा सी कैसे निकालेंगे हम? C2 माइनस C1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। बेटा C2 माइनस C1। और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। बेटा देखो रेट जो निकला है ये है एवरेज रेट। बेटा जो एवरेज रेट निकला है वो दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान होगा। दो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है? सपोज करते कोई भी ले ले, आपकी मर्जी है, कोई भी दो स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान आप रेट को निकाल सकते हैं। 20-40 के दरमियान, 40-60 के दरमियान, 60-80 के दरमियान, 80-100 के दरमियान, 120 और 140 के दरमियान भी रेट निकाल सकते हैं। किसी दो स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान रेट निकाल सकते हैं। कोई भी दो स्पेसिफिक पॉइंट है उनके दरमियान आप रेट निकाल सकते हैं। तो अब देखो C2 कंसंट्रेशन कितनी है? ये आती है 0.7। बेटा 0.7 है ये, और यहां पे क्या आ गया? माइनस 1.3 आ गया। ये फाइनल और ये इनिशियल कंसंट्रेशन। और T2 माइनस T1, 40 माइनस 20। अच्छा तो पॉइंट बेटा 1.3 में से 0.7 आप माइनस करोगे तो जवाब आएगा 0.6। और टाइम कितना है बीच में? 20। तो इसका मतलब है जो रेट होगा बेटा, रेट कितना होगा? 0.6 अपॉन 2। अब इसको अब हल भी कर लेना आगे, मगर जवाब आया है माइनस में। जवाब माइनस में क्यों आया है? माइनस लिए इसलिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। बेटा ये माइनस की साइन क्या शो कर रही है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए साइन माइनस की आएगी। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, एवरेज रेट लिखेंगे रिएक्टेंट का, तो उसके आगे साइन हम माइनस की लगाते हैं। माइनस की साइन बता रही है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बेटा डिक्रीज हो रही है। हाँ, तो ये दो स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान रेट है। बेटा दो स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान रेट कितना आया है?
माइनस 0.6 अपॉन 20 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अब हम कंपेयर करते हैं दो और टाइम के दरमियान। बेटा कंपेयर करते हैं किसके दरमियान, तो आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू कम है या ज्यादा है। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं 40 और 60 के दरमियान। बेटा 40 और 60 का रेट कंपेयर करना चाहते हैं। अब हम जो रेट कंपेयर कर रहे हैं वो 40 और 60 के दरमियान क्या है, अच्छा देखो निकालें, वही होगा एवरेज रेट, एवरेज रेट डीसी अपॉन डीटी। अच्छा डीसी अपॉन डीटी का मतलब है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा C2 का मतलब है मैं कंपेयर कर रहा हूं 40 और 60, तो 40 पे कंसंट्रेशन कितनी है 0.7, और सॉरी C2, एक मिनट, C2 का मतलब है ये फाइनली है 0.4, बेटा 0.4 है, 60 पे कंसंट्रेशन है 0.4 और 40 पे कंसंट्रेशन है 0.7, 0.7 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल वही है 60 माइनस 40, 20 का फर्क आ रहा है, टाइम वही है। अब देखो रेट कितना आ रहा है, जवाब आ रहा है माइनस 0.3 अपॉन 20 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो अब कंपेयर करके मुझे बताओ बेटा शुरू में कितना आया था 0.6 अपॉन 20, अभी कितना आया 0.3 अपॉन 20, 20 दोनों में सेम है, देखो नीचे टाइम का इंटरवल दोनों के अंदर सेम है, मगर कंसंट्रेशन के अंदर देखो चेंजिंग क्या हुई है, शुरू में ज्यादा हुई है बाद में कम हुई है। अच्छा अगर और आप टाइम का रेट लेंगे 60 और 80 के दरमियान लेंगे तो और कम हो जाएगा। बेटा 60 और 80 के दरमियान आप रेट निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे और कम होगा, 80 और 100 के दरमियान निकालेंगे और कम हो जाएगा, 100 और 120 के दरमियान निकालेंगे और कम हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो रेट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। शुरू में रेट ऑफ वेरिएशन फास्ट होता है, बाद में देखो स्लो हो रहा है। देखो दो टाइम के दरमियान हमने रेट निकाला है बेटा, एक निकाला था हमने 20 और 40 के दरमियान, एक निकाला है 40 और 60 के दरमियान, दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। और ये माइनस की साइन ये इसलिए इंडिकेट कर रही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इससे साइन हम माइनस की लगाते हैं। और जब हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर साइन प्लस की आएगी क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। तो बेटा एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन क्या है, दो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होती हैं, दो स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आती है उसको हम कहते हैं, ये दो स्पेसिफिक पॉइंट है 40 60, 60 40 60, 60 80, 80 100, या दो स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान जो रेट ऑफ वेरिएशन होगा दो इंटरवल के दरमियान, उसको हम क्या कहेंगे एवरेज रेट। तो बेटा एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल बेटा, दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, देखो 40 60, 40 20 40 या 80 100, दो स्पेसिफिक जो पॉइंट टाइम बेटा स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान जो रेट ऑफ वेरिएशन होता है उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दो स्पेसिफिक पॉइंट, और कैसे निकालेंगे ये होता है डीसी अपॉन डीटी, और डीसी का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और डीसी कैसे निकालेंगे, C2 माइनस T1, C2 का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और D2 क्या T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 जो इंटरवल के दरमियान टाइम है, जो इंटरवल दो स्पेसिफिक पॉइंट्स का जो इंटरवल है देखो कितना है 20 है, ठीक है। ऊपर वाली कंसंट्रेशन मोल पर डीएम को नीचे सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा मोल पर डीएम पर सेकंड। हाँ उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया कि भाई
ये शुरू का इंटरवल है और बाद का इंटरवल। शुरू के इंटरवल में ये रेट आया है और बाद के जो इंटरवल का रेट आया वो देखो ये आया है, जो वैल्यू बता रही कि रेट जैसे टाइम गुजरता है तो रेट ऑफ वेरिएशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। हाँ, अगर आपको किसी, बेटा देखो, अगर किसी पॉइंट पर आपको मतलब एक स्पेसिफिक टाइम का रेट निकालना पड़ जाए, अगर आपको कहते हैं भाई मुझे सर टाइम चाहिए सिर्फ 25 सेकंड, जो 25 सेकंड पे रेट क्या था, या 30 सेकंड पे रेट क्या था, या 35 सेकंड पे रेट क्या था, स्पेसिफिक टाइम का अगर रेट निकालना चाहते हैं, एक लम्हे का रेट निकालना चाहते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेरिएशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो दो स्पेसिफिक टाइम है ना, जो इंटरवल के दरमियान, बेटा दो इंटरवल के दरमियान कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट हो, उसका अगर रेट निकालना चाहते हैं, सपोज करते हैं आप सिर्फ इस पॉइंट का रेट निकालना चाहते हैं कि भाई मैं दूसरे पेन से लिखूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं सिर्फ यहां पर पॉइंट का रेट निकालना चाहता हूं, ये स्पेसिफिक टाइम का रेट निकालना चाहता हूं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक लाइन लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप से रेट निकलेगा। किससे? एक लाइन लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं स्लोप, कहते हैं टेंजेंट ऑफ द स्लोप से निकलेगा। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे स्पेसिफिक टाइम का रेट मिले 30 सेकंड, 30 सेकंड पर रेट क्या था, या सपोज करते हैं 45 सेकंड पर रेट कितना था, या 50 सेकंड पर रेट कितना था, स्पेसिफिक टाइम का रेट मैं मालूम करना चाहता हूं, इंटरवल का नहीं। अगर दो इंटरवल के दरमियान जो रेट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं इसको कहते हैं एवरेज। दो इंटरवल के दरमियान जो रेट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं वो एवरेज है। अगर मैं स्पेसिफिक टाइम का रेट निकालना चाहता हूं कि मुझे बस इस टाइम का रेट चाहिए कि इस टाइम पे रेट कितना चाहिए, जहां पे तो ड्यूरेशन का रेट है 20 और 40 सेकंड का रेट है, 40 और 60 सेकंड का रेट है, 60 और 80 का रेट है, मतलब दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान जो रेट होता है, दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान जो रेट होता है उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन। दो स्पेसिफिक पॉइंट्स। अगर मुझे चाहिए किसी एक लम्हे का रेट, स्पेसिफिक टाइम का रेट, एक इंस्टेंट का रेट, लम्हा, तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेरिएशन। तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम का रेट होता है, मखसूस टाइम का रेट होता है, ठीक है, स्मॉल टाइम का रेट होता है, मतलब टाइम इंटरवल का नहीं होगा, और वो निकलेगा कहां से? स्लोप से निकलेगा। उसके लिए एक लाइन लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं टेंजेंट, और फिर कुछ लाइन एक्स एक्स की लेंगे, कुछ वाई एक्सिस की, वहां से हम रेट निकालेंगे। तो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हे का रेट, पर्टिकुलर मूवमेंट का रेट, पर्टिकुलर मूवमेंट, पर्टिकुलर टाइम का रेट, द रेट ऑफ वेरिएशन a particular time या स्पेसिफिक टाइम या इंस्टेंट। बेटा इंस्टेंट का मतलब लम्हा, मतलब रिएक्शन के दरमियान किसी भी लम्हे का रेट निकाल सकते हो आप लोग। बेटा रिएक्शन के दरमियान किसी भी लम्हे का रेट, अगर मुझे सिर्फ यहां पे रेट चाहिए, इंस्टेंट रेट यहां का निकालना चाहता हूं तो निकल जाएगा स्लोप से। किसी भी टाइम का रेट निकाल सकते हो बेटा, किसी भी लम्हे का रेट आप निकाल सकते हो इस ग्राफ से। दो स्पेसिफिक टाइम का रेट भी निकल जाएगा, दो स्पेसिफिक जो टाइम्स होते हैं उनका भी रेट निकल जाएगा। हाँ, अब मैं बता देता हूं कि होता क्या है। इनिशियल में, शुरुआत में इन स्टार्टिंग, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? ये होता है dx अपॉन dt। बेटा इसको इस तरह लिखते हैं, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और स्मॉल चेंज इन टाइम।
और डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। बेटा स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है। हाँ, अब देखो निकालेंगे कैसे। देखो अगर सपोज कहते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम का आपको रेट निकालना है तो इस तरह निकलता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, मोल पर डीएम कुड में, आप चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ इस लम्हे का रेट चाहिए, ये स्पेसिफिक टाइम इसका रेट चाहिए कि सपोज कहते हैं ये टाइम है 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, और मुझे इस टाइम का चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक इस टाइम का चाहिए रेट। तो मुझे एक लाइन लगानी पड़ेगी। बेटा क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं टेंजेंट, जो इस पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है बेटा, इस पॉइंट से गुजरेगी। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ लाइन एक्स एक्स की लेनी पड़ेगी इस तरह। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम हो गया, और ये क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये होगा dt और ये होगा dx। तो dx अपन dt, dx अपन dt से हमें क्या मिलेगा बेटा, उसी पॉइंट का रेट मिलेगा, उसी पॉइंट जो है ना स्पेसिफिक पॉइंट का रेट मिलेगा। इसका मतलब जो लाइन होगी इसी पॉइंट को टच करेगी, सिर्फ बाकी को नहीं करेगी, वो लाइन उसी पॉइंट को टच करेगी। बेटा ये पॉइंट है, ठीक है, सिर्फ उस पॉइंट को टच करेगी बस। और ये क्या है, dt, यहां से देखो टाइम कितना है, और ये dx, dx का मतलब है ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल, इनका डिफरेंस निकालो, और ये dt का मतलब टाइम का डिफरेंस निकालो, तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो ये dt है और ये dx है, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो हम बेटा किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक टाइम का रेट निकाल सकते हैं, एक लम्हे का रेट निकाल सकते हैं, मतलब मुझे इस लम्हे का रेट मिलेगा, जो टाइम है उसका रेट मिलेगा सिर्फ, कि भाई इसी टाइम पे रेट कितना था। अगर दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान रेट निकालना चाहता हूं, देखो 20 और 40 के दरमियान, तो इस तरह लाइन लगाकर हम निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं एवरेज। तो एवरेज रेट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, दो स्पेसिफिक टाइम का रेट होता है, और जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो क्या होता है बेटा, लम्हे का रेट होता है। ठीक है, इन बिगिनिंग या स्टार्टिंग, इंस्टेंटेनियस रेट आई आर लिख देता हूं उसको मैं, बेटा इंस्टेंस रेट को आई आर इज मोर देन एवरेज रेट। तो ये मैं शॉर्ट कट लगा रहा हूं इंस्टेंस रेट के लिए आई आर और इसके लिए ए आर, ताकि लिखना ना पड़े मुझे। तो बिगिनिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इंस्टेंस रेट क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। जो शुरुआत के लम्हे होते हैं ना, शुरुआत के लम्हे में जो इंस्टेंस रेट होता है वो ज्यादा होता है किसी एवरेज से। इन द एंड एंड में एवरेज रेट इज मोर देन इंस्टेंस रेट।
क्योंकि आखिर के लम्हे में एवरेज ज्यादा निकलता है, जो एवरेज रेट है वो बेटा ज्यादा निकलता है। किससे? इंस्टेंटेनियस रेट से। अगर आप आखिर में आप एवरेज निकालोगे वो एज कंपेयर टू इंस्टेंस रेट जो होगा वो उसी से ज्यादा होगा। बेटा देखो, आखिर के जो लम्हे होते हैं ना, उसी का आप अगर रेट एवरेज रेट निकालोगे वो थोड़ा कुछ ज्यादा होगा। किससे? इंस्टेंटेनियस रेट से। और फिर क्या होगा? इफ टाइम इंटरवल सिमिलर, अगर टाइम इंटरवल आप छोटा लेते हैं, बेटा टाइम जो इंटरवल है ना आप छोटा ले लेते हो, सपोज करते हैं छोटा टाइम इंटरवल लेते हो बहुत कम, और फिर उनका जो एवरेज निकलेगा और उसके अंदर जो किसी लम्हे का रेट होगा वो तकरीबन आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर क्योंकि टाइम शॉर्ट है, बहुत थोड़े टाइम का रेट ले रहे हैं हम। अगर सपोज करते हैं 20 और 30 सेकंड का रेट लें, या 20 और 25 सेकंड का रेट लें, एवरेज रेट लें, और उसी उसी में किसी लम्हे का हम रेट निकालना चाहें 22 सेकंड पे, 23 सेकंड पे, तो उनकी जो एवरेज होगा और जो इनिशियल रेट होगा वो क्या होगा? तकरीबन आपस में बराबर होंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल को कम कर दिया। अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है तो उनका फर्क भी ज्यादा आएगा, अगर टाइम इंटरवल कम है तो फर्क भी कम आएगा। इफ टाइम इंटरवल स्मॉलर देन एवरेज रेट एंड इंस्टेंस रेट ये क्लोजर होंगे, ये करीब करीब होंगे। और एक ऐसा लम्हा होगा बेटा, एक इतने टाइम ऐसा इंस्टेंट भी आएगा, एक ऐसा इंस्टेंट होगा जिसपे एवरेज रेट और इंस्टेंस रेट क्या हो जाएंगे? बराबर भी हो जाएंगे। एक ऐसा लम्हा आएगा, ठीक है, एक ऐसा लम्हा भी होगा इंस्टेंट रेट और एवरेज रेट सेम हो जाएंगे। और बाकी कल सॉरी आज इवनिंग पढ़ लेंगे।